Hello there. This is Dr. Narayan coming to you on from NeoTrader on episode number 31 of Charts and Beyond. 31वां किस्त में आपका स्वागत है। डॉक्टर नारायण बोल रहा हूँ नियो ट्रेडर से। अगर आपने हमारी पहले जो किस्तें हैं ऑफ चार्ट्स एंड बियॉन्ड के अगर आपने देखे नहीं हो, हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो, तो मेरा दरखास्त है कि आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और हमारे चैनल में जा कर के देखिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे पुराने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे एंड यू विल फाइंड दैट देयर इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑल ऑफ देम। ओके, सो नंबर 31, इसमें व्हाट शैल वी लुक एट? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। तो मैंने पिछले बार नंबर 30 में मैंने कहा था कि बजट के बाद तुरंत अपन एक वीडियो बनाएंगे, बट मुझे उसको डिले करना पड़ा क्योंकि बजट में बहुत सारा उथल पुथल हुआ। दैट वी नो too much of fluctuations happened on the day of the budget, and then we didn't know whether the market was coming or going, and everybody was all over the place. And then so many other things happened, right? So let's see what are all the things which happened. Okay, the budgets. Let's talk about what them one by one. Let's talk about the budget first. What was distinctive about the budget? मेरे हिसाब से इस बजट का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था कि इसमें जीरो एक्सपेक्टेशन था। बट लीडिंग अप टू द बजट है, कोई डिस्कशन होता है, कोई पेपर में कोई आर्टिकल्स आते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन है, 10 आदमी के साथ इंटरव्यू रहता है, फलाना फलाना। इस बार कुछ नहीं, नथिंग वॉज देयर। सो जीरो एक्सपेक्टेशन था तो कि सामान्य से बजट प्रेजेंट होगा और ये दिस विल बिकम अ नॉन इवेंट। अब हुआ ये कि हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है, शी मैनेज टू एक्सीड द नो एक्सपेक्टेशन आल्सो, इफ सच अ थिंग इज पॉसिबल। क्यों हुआ ये? ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस, लेट्स से। मतलब जो नॉर्मल सा बजट में आने का उम्मीद था वो सब आए, बट एक अनएक्सपेक्टेड चीज आ गया जिसके लिए मार्केट रेडी नहीं था। वो था एसटीटी जो डाल दिया था ऑन फ्यूचर्स। दिस वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड और इसमें जो बाजार टूटा उस दिन, ये पूछो मत, सबकी धज्जियां उड़ गई इधर। एंड देन एवरीबडी सेड नाउ दिस इज गॉन, 500 पॉइंट डाउन, 24,800 टूटा, 700 टूटा, and all of that broken, and they said okay, now we are heading down down down, and the market ended that day with the things being at their lowest. तो बट अगला दिन ये सब देखा तो फिर पीपल हैड सेकंड थॉट्स लेकर के कहा कि चलो यार, ये तो एसटीटी तो लग गए तो क्या हुआ, दिस इज ऑन अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल। जो ट्रेडर्स है उनको ही लागू है और जो भी एफएनओ के ट्रेडर्स है उन पे ही लागू है। बाकी इन्वेस्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनको तो फर्क नहीं पड़ा ये एसटीटी से। तो आपको इंफॉर्मेशन के तौर से बता दूं, अभी हाल में सेबी का एक सर्वे रिपोर्ट आया था विच सेड इन्वेस्टर सर्वे 2025। ये अभी हाल में एक दो महीना या एक आध महीने के पहले रिलीज हुई थी। इट वाज इंटरेस्टिंग टू रीड इन दैट रिपोर्ट कि अवेयरनेस अबाउट म्यूचुअल फंड्स वेरी लार्ज, 80-90%। अवेयरनेस अबाउट इक्विटीज एज अ होल was about 80-83%. Awareness across India for mutual funds and equities quite large, 80% plus. जब पूछा गया कि what is your awareness about futures options, you know what was the number? It was a measly 7%. बस, that is all. And across India that number did not change. हाँ, जब भी उसको लेके आया बड़े बड़े मेट्रो टाउन्स में, बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई, कलकत्ता, ऐसा लेके आए तो मार्जिनल इंक्रीज वाज देयर फ्रॉम 7, बट इट डिडंट इवन गेट इनटू डबल डिजिट्स। तो इससे जाहिर होता है कि भाई इवन टुडे, इवन दो वी आर टॉकिंग अबाउट सो मच टर्नओवर एंड दिस एंड दैट, इतना हंगामा होते रहता है, ये सब को लेकर के वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर एक्चुअली एंगेज्ड इन एफएनओ ट्रेडिंग। तो फिर मार्केट की रेकनिंग हो गई कि भाई इतने छोटे पैमाने में ये कामकाज हो रहा है तो थोड़े हुआ। अच्छा, इसके ऊपर से बजट वाले दिन पे मैडम सीतारामन ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया
बोले देखो ये जो एसटीडी मैंने लगाया, वी आर नॉट लुकिंग टू अर्न आउट ऑफ दिस, हम सिर्फ ये एक्सेसिव स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है उसको कर्ब करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है व्हाट वाज लेफ्ट अनसेड, व्हाट वाज लेफ्ट अनसेड इज स्पेक्युलेटिव एक्टिव ऑफ हु, आपके और मेरे, वी डोंट मैटर बॉस, अपन सब छोटे मोटे चिल्लर पट्टी है, चींटी है अपन। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी एंगेज बाय द लाइक्स ऑफ जेन स्ट्रीट, सिटाडेल, ये लोग सब, ये जो इतने बड़े बड़े एफआई का पैसा बाहर जा रहा है उसमें ये जेन स्ट्रीट का और अन्य जो ये ऑप्शन ट्रेडर को सफाई का एवरी वीक एवरी मंथ इनका जो रुपया जाते रहता है बाहर, लास्ट ईयर देखे हमने कितना पैसा ले गए ये लोग, दैट इज ऑन रिकॉर्ड एंड दे हैव नाउ बीन परमिटेड। उसने कितना टाइम लगा उनको दंड भराने के लिए, बोले इतना रुपया दंड भरो, बोले चलो ये लो पैसा हमको काम कर। कोई ऐसा करता है क्या, अनलेस दिस इज अ कैश काउ फॉर देम। तो ये जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कर्ब करने के लिए मेरे हिसाब से दिस इज द अनसेड पार्ट कि भाई किसका स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कर्ब करना है, ये सब जो फॉरेनर्स लेके जा रहे हैं पैसा उनको थोड़ा मुश्किल करावे विदाउट रियली डैमेजिंग द बिजनेस, लेट अस एटलीस्ट टेक सम मनी फ्रॉम देम, आई हैव नो कंप्लेन्स विद दिस। ऐसा ही होना चाहिए भाई, कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा के भारत देश में ले जा रहा है, ले जाने दो, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, बट ये जो ड्रेन हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का उसके कारण अपने करेंसी में अपने इकोनॉमी में कोई है, तो देन वी शुड डेफिनेटली बी चीयरिंग व्हाट एवर द फाइनेंस मिनिस्टर और व्हाट एवर द गवर्नमेंट डस। तो उस नजर से देखा जाए तो व्हाट एवर द एफएम डिड आई थिंक इज नॉट वेरी रॉन्ग। ठीक है, थोड़े जो डाई हार्ड ऑप्शन ट्रेडर्स है वो लोग थोड़े रोएंगे, cost of trading Nifty options went up by some 400-500 rupees। अब वो छोटे छोटे मार्जिन में जो काटते थे वो शायद नहीं होगा, थोड़ा सा बड़े मार्जिन का काम करना पड़ेगा, मार्केट एडजस्ट कर लेता है विथ ऑल दिस, सो नॉट मच टू वरी। ओके, अच्छा बजट के और एक खूबी क्या था कि एक्चुअली इफ यू रियली लुक्ड एट इट दिस वाज अ लॉन्ग टर्म बजट, मतलब जो लॉन्ग टर्म मेजर्स है जो गवर्नमेंट के हैं, जो लंबे नजरिया के साथ जो पॉलिसीज बनाने हैं वो सब में एक्शन दिया हुआ है, उस पर जोर दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या था कि मार्केट वाज लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म फिक्स, कि भाई शॉर्ट टर्म में जो तकलीफें हो रही थी, लोगों के पोर्टफोलियो पिट रहे थे, बोले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैपिटल गेन्स घटा देगा, एसटीटी विल बी विड्रॉन और reduce and this and that, everybody was thinking कि यार शॉर्ट टर्म में कोई फिक्स आएगा, आया ही नहीं, ये सब लॉन्ग टर्म की बातचीत हो गई। तो डीप डिसअपॉइंटमेंट बजट डे पे हो गया, जहां से थोड़ा बहुत जब भी मार्केट ने इस पे कोई गौर किया तो नेक्स्ट डे ही रिकवर हो गया, सो द बजट डे ये एसटीटी वाला मामला खत्म हो गया। ऑलराइट, सो दैट वाज आइटम नंबर वन। सेकंड आइटम क्या हुआ, सेकंड आइटम है अपना टैरिफ। टैरिफ में क्या हुआ, टैरिफ में हो गया कि फाइनली फाइनली जो इतने दिन से राह देख देख रहे थे वो आया, एंड दिस आल्सो केम सडनली आउट ऑफ द ब्लू एंड सेड कि चलो वो 25% तो हटा देंगे, और फिर बाद में नेट ऑन नेट इंडिया टैरिफ्स विल बी 18%। अच्छा, ये 18% एक तरह से महत्वपूर्ण रहा, क्यों, क्योंकि अपने जितने भी एशियन पीयर्स थे वो सब हमसे अधिक थे, दे वर ऑल एट 20%, 32%, 22%, 21% एंड 20%। आज टुडे आई एम डूइंग doing this particular recording on the 10th of February in the morning, and today the US government has reduced the tariff on Bangladesh, who is our nearest competitor for textile related things, from 20% to 19%, and also sweetened that deal by saying that if you use American cotton as input then the tariff will be zero.
Of course, using American cotton as input becomes very, very difficult. But यहाँ पर importance for India is will that okay 1% से और वो लोग competitive हो गए. पहले 2% का डिफरेंस था, अपन 18 थे, वो लोग 20 है, अभी 18 और 19 हो गए. फर्ज करो कि अमेरिकन कॉटन लेके करे तो 0% टैरिफ हो गया. अब हमारा काफी कॉटन इज एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश. ऑल्सो दे यूज कॉटन फ्रॉम इंडिया. तो अगर इसमें कोई फेरफार हुए तो कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस में चेंजेस आवे और कोई अफेक्टेड स्टॉक्स में भी फर्क पड़े. So that is an aside thing which has happened. But the point is that this tariff thing has happened at a decent time when the market has had a shakeout. मैंने कहा था ना इतनी बड़ी वोलाटिलिटी हो गई. अच्छा, क्या ये वोलाटिलिटी सिर्फ अपने मार्केट्स में हुई? नहीं, वोलाटिलिटी हुई. वोलाटिलिटी भी नहीं, सेल ऑफ भी हुई पूरे ग्लोबल मार्केट्स में. आप देखो, गोल्ड ले लो 21-22% डाउन, सिल्वर ले लो 45-46% डाउन, डॉ गिर गया, नैस्डैक तो पिट गया वो एंथ्रोपिक का मामला ले लेकर के. उसके बाद आप देखो डॉलर गिर गया और आपके कुछ मेटल्स गिर गए. सो अक्रॉस द बोर्ड इफ यू took a measure on that weekend when we had the budget and all that, and the day following it, some $5 trillion worth of market cap was wiped out. I'll repeat it, $5 trillion without any news. Can you imagine this? Incredible. कोई समाचार ही नहीं आया और मार्केट ने $5 ट्रिलियन उड़ा दिया. अब ये सब लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेशन समझे, कोई शॉर्ट समझे, कोई और चीज समझे, क्या है मेरा समझ के तो बाहर है. मैं यही देखता हूँ कि 5 ट्रिलियन को उड़ा दिया तो फिर भाई ये तो कोई बड़ी बात है, कोई मार्केट का एक संकेत है कि नॉट एवरीथिंग इज स्टेबल एंड नॉट एवरीथिंग एज गुड एज इट सीम्स. तो ये एक बात अपना जहन में रखना चाहिए एट द बैक of our mind, that market is fragile the world across. That is what I would think. It's fragile because everybody is nervous with the high prices. सारे markets ऊंचे हैं, अपना market भी ऊंचा है. Dow is up, Nasdaq is up, everything is up, gold is up, silver was up, everything was up, right? So markets have shown some kind of a fragility. अब फ्रेजाइल मार्केट्स में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर जो है ना वो बढ़ जाता है. तो इसका सतर्क रहे सब लोग. एंड दैट इज द key thing that we must all remember. And the main thing, like I said, $5 trillion wiped out with no ostensible reason. अच्छा, मार्केट कोई चीज ऐसे ही नहीं कर देता, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता ही है. या तो कोई न्यूज फ्लो रहता है, या तो कोई सप्लाई रहता है. अभी इतने इंटरकनेक्टेड मार्केट्स हो गए, शायद इतना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो गया या एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग हो गया होगा कि भाई वन वन थिंग इज ट्रिपिंग अनदर. all of those are possible. So then what we had when that deal happened is we opened with a very large gap and everybody was happy. Happy for how long? Happy for approximately 2-3 minutes. जैसे ही खुला at the high, सारे stocks आप देख लो सोमवार के, they all had opening near about the highs और वहां से जोर से पिट गया. And they were taken down and beaten down. So the high open was used by a large section of the market to get out of their positions, to book profits, to exit from pending longs or whatever, but then to sell. खरीदा किसने? जो ये टैरिफ डील के बारे में पढ़ के न्यूज़पेपर में एकदम उत्साहित होके बोले अभी तो नया है तो लगेगा ही लगेगा, चलो माल ले लो. माल तो दे दिया भैया आपको हाथ में, और ये सिर्फ सोमवार को नहीं, उसके बाद लगातार उसके बाद भी 3 दिन और नीचे ही लिया, 3-4 दिन के लिए और. सो बट देन इट वाज नॉट वन वे डाउन. It was down, next day was up a little, again it would open up and close down, it would go down and come up again. So main point is volatility persisted. When volatility persists, it becomes difficult to read the markets and to trade safely, like I said, because risk factor becomes a little larger. तो ये बात अभी भी खत्म नहीं हुई है. अब फिर से this week also we started, Monday we started again with a gap up.
अब ये वीक में डिफरेंस क्या हुआ, ये मंडे का जो गैप था, बिकॉज दैट डील वाज साइंड सील्ड एटसेट्रा, इवन दो इंटरमीडिएट डील ऐसा बोला गया, इंटरिम डील, बट इट वाज साइंड एंड डिलीवर्ड, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी दे दिया ट्रम्प साहब ने। तो ये जो गैप आया मंडे को, दैट हैज सस्टेन्ड। 25,800 के पार जा नहीं रहा था मार्केट, अभी 25,800 के ऊपर सस्टेन होने लगा। सो दिस इज गुड न्यूज। ठीक है, सो दिस इज गुड न्यूज। योर गोल्ड सिल्वर ऑल्सो रैलीड, the other US markets also rallied, everything rallied. हाँ, now just rallying from a deep oversold position, अभी 5 ट्रिलियन उड़ गया तो डीप ओवरसोल्ड ही पहुंचा होगा ना भाई। और अपन इतने पिट गए वो दिन, बजट के दिन तो अपन भी ओवरसोल्ड पहुंच गए थे। तो ओवरसोल्ड रैली, किसी को नीचे में लेने का हिम्मत हुआ नहीं। अगले दिन थोड़ा रिवर्सल आया, जिस जिस किसी ने भी उधर लिया, उनमें से जो स्मार्ट सेट था उसने लास्ट मंडे का गैप में बेच दिया। तो मार्केट इज समवॉट काइंड ऑफ वेल लिक्विडेटेड एज फार एज ट्रेडिंग पोजीशंस आर कंसर्न्ड. So from that angle, if you see the sustaining of the gap on this Monday with a follow-up, upside movement today is good news. All right. So that is where we are. अब इसमें क्या है, अब अर्निंग सीजन चल रहा है, दिस इज द न्यूज इम्पोर्टेंट। बाहर से जो न्यूज आया करता था, जैसे ट्रम्प यूज टू रियली टेक अस फॉर अ राइड, अब शायद वो थोड़ा बैकग्राउंड में हो जाएगा। ठीक है, तो इफ दैट इज गॉन इनटू द बैकग्राउंड, सो वी विल रिस्पॉन्ड लेस टू द फॉरेन न्यूज एंड मोर टू द लोकल न्यूज। लोकल न्यूज में क्या है, अभी भी Q3 का रिजल्ट सीजन चल रहा है, और उस रिजल्ट सीजन में इट हैज बीन फेयरली ओके, डिसेंट आई वुड से, with a good number of prominent stocks coming out with decent results, and that is what market really wants, कि leader stocks should do well, and some of the stocks where the margin improvements and all are pretty substantial, they are coming out with good results, not across the board। मतलब आप जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि बहुत ज्यादा टॉक होता है ये पावर सेक्टर में, ग्रीन पावर में। ठीक है, तो बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आए, बट मुझे लगा कि जो वारी एनर्जीज का जो रिजल्ट आया ना, ये इतना तोड़ो फोड़ो कि इस इसमें तो दिस वाज अ सिटिंग डक। वी हैव टू स्पॉट स्टॉक्स एंड रिजल्ट्स लाइक दैट, जहां पर एक तो वो रिजल्ट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही होवे, अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस कि अच्छा आया, ये तो एक्सपेक्टेशन बिल्ट इन होता ही है, बट मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफी बढ़कर, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो कमेंट्री है या जिस तरीके का जो रिजल्ट है, या जो उसके साथ में जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, दे शुड बी मल्टी क्वार्टर, राइट। तो जैसे मैंने उदाहरण से ये नाम लिया, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जांपल। वॉरी एनर्जी का नाम नाम लिया, या उसी का इसमें ले आप एक और नाम ले लो, क्वालिटी पावर, that also came out with very good numbers। अभी कल मैंने क्या देखा, एक शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन इज अ वेरी डल स्टॉक, कोई उस पर इतना इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। कल इतना तोड़ फोड़ू रिजल्ट आया कि ये 10% सर्किट लग गया स्टॉक को। तो इसका क्या मतलब है, वॉरी वॉरी एनर्जी गोज अप, शिपिंग कॉर्पोरेशन गोज अप, सो मेनी अदर स्टॉक, जेके टायर ले लो, अभी टायर स्टॉक्स के उदाहरण ले लो, एमआरएफ के बढ़िया रिजल्ट, अपोलो टायर के बढ़िया रिजल्ट, जेके टायर के बढ़िया रिजल्ट। तो व्हेन ऑल रिजल्ट्स आर कमिंग आउट लाइक दिस, देन इट बिकम्स अ सेक्टोरल थिंग, राइट। इफ इट इज अ सेक्टोरल थिंग, देन यू हैव गॉट सेक्टर टेलविंड। अगर सेक्टर टेलविंड है तो आप सबसे अच्छा स्टॉक उसको अफोर्ड कर सकते हो सकता है कि एमआरएफ सबसे बढ़िया स्टॉक हो, लेकिन एमआरएफ तो कभी रिवॉर्ड तो करता ही नहीं। वो तो एक रुपया 2 रुपया डिविडेंड देते हैं, प्रॉम्स दैट वो जो अमिताभ बच्चन का मेम आया था, कौन बनेगा करोड़पति में, उधर लिखा था एमआरएफ डिक्लेयर्स ₹3 डिविडेंड, और वो सामने पूछता है वो जो प्लेयर को, क्या करोगे इतने धनराशि लेकर के, आप 1.5 लाख रुपए का शेयर और ₹3 का डिविडेंड, अब क्या करोगे इतना धनराशि लेकर के डिविडेंड। सो लीविंग दैट असाइड, दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आई एम सेइंग दैट जो सेक्टर में इतना अच्छा रिजल्ट्स आते हैं कंसिस्टेंटली, जैसे सीएट टायर भी उसमें आया,
तो वहां पर आप रिसर्च करिए कि भाई इसमें से अच्छे स्टॉक कौन से हैं। ना जेके फ्यूचर में है, ना सॉरी क्या पता एमआरएफ, आई डोंट रिमेम्बर, मैं तो एमआरएफ को कुछ करता ही नहीं हूँ। एमआरएफ था फ्यूचर में, अभी है या नहीं मुझे आइडिया भी नहीं है। हो होगा तो भी कोई उसमें भी आप एमआरएफ है। योर अपोलो टायर वाज इन फ्यूचर्स, हट वहां से हट गया। सीएट वाज इन फ्यूचर्स, वहां से हट गया। सो ये सब डिलीवरी वाला चीज है, इसमें से आप ढूंढिए आपको क्या पसंद आता है, वहां पर आप देख थोड़ा फंडामेंटल रिसर्च करिए अपना, आप ड्यू डिलिजेंस करके आप देख सकते हो। ये पूरा सेक्टर का हो गया। तो you have to now focus on quarterly results where either the stock has done spectacularly, जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन। अभी शिपिंग कॉरपोरेशन में कोई सेक्टर नाम का चीज है ही नहीं, वो वन एंड ओनली एरिया में। वो जीआरएससी भी शिपिंग में आता है, लेकिन वो कोई कंप्लीटली डिफरेंट शिपिंग है। और नियरेस्ट कंपैरेटिव थिंग विल बी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। मुझे याद है कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का भी ठीक ठाक आया था रिजल्ट, बट नथिंग स्पेक्टेकुलर। So I don't think Great Eastern share price went up very much like Shipping Corporation did. So common substance of what I'm saying about Q3 results is that this is a time for us to pick and choose and rebuild our portfolio, right? So there, Q3 results are giving us lot of leads. ये मैंने दो चार चीज आपको उदाहरण के तौर पे दिए। सबको लगता है कि भाई बैंकिंग, एफएमसीजी, लेट्स से ये क्या क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो सब। अच्छा, इसमें इसमें क्या है, अगर रिजल्ट सब ठीक ठाक आए और फिर आपको इसमें से ढूंढना है विनर, तो तभी आप जा करके चार्ट्स भी देख सकते हैं इसमें, क्योंकि रिजल्ट सबके ठीक ठाक आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो दिस लार्सन एंड टुब्रो, वेरी डिसेंट रिजल्ट्स, ठीक है, नथिंग स्पेक्टेकुलर। people had something to complain here and there, but the if you go and look at the charts, it was pretty good, and Larsen has pushed nicely up. Very good consolidation breakout, again a breakout of a breakout now. तो ऐसे सब जो सिग्नल है ना, इसको ट्रैक करे तो अपने को अच्छा स्टॉक अच्छे भाव से अच्छे कारण के लिए लेने के लिए अपने को अवसर मिल जाता है। एंड दैट इज द वे टू प्ले द मार्केट्स through in and through all this volatility, all this confusion. We have to keep our head straight and firmly on our shoulders, not get swayed by noise which is there all the time in the market. बराबर है। तो ये आप देखिए, फाइनेंशियल्स में देखें तो कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या शानदार रिजल्ट्स आए, फैंटास्टिक। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो पहले से ही उसकी दौड़ चल रही है। जब दौड़ चल रही है और जो अनसर्टेनिटी जो सराउंडिंग द मार्केट है वो हट गई, और सबसे प्रोमिनेंट स्टॉक है फ्रॉम फाइनेंशियल्स, फ्रॉम बैंकिंग, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग, उसमें इतना फैंटास्टिक रिजल्ट आए, स्मॉल वंडर की कल 7-8-9% तो ये और आगे भी भागने का संभावना रखता है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल स्टॉक। सेकेंड, द प्राइस इज नॉट सच कि normal people will not buy it. Third, valuations are not very high, because if you see price to book, जिसके जरिए ये you measure banking stocks, price to book of State Bank is at about 1.75 times, but comparatively the big banks, HDFC Bank, ICICI Bank, they are much higher. HDFC Bank is I think somewhere around 2.75, and ICICI Bank is about 3.25, so much higher than what it is of State Bank. की बात ये, कल का जो ट्रेडिंग था, you know what was the most unusual thing? कल मंडे को the most unusual thing was HDFC Bank down, ICICI Bank down. Okay, ये दोनों बैंक निफ्टी के दिग्गज है, बट स्टेट बैंक इतना जबरदस्त दौड़ लगाया कि भाई बैंक निफ्टी एक्चुअली फिनिश्ड एज अ विनर। तो अभी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी when the true combination of events happens, things will change dramatically in the markets where preferences of people will change. Today, I think the weightage of State Bank has gone to number 2, where it was, I think, number 3 or number 4. Number 3 था शायद। HDFC was top, ICICI was next, and State Bank was next. अभी ICICI Bank has gone on top, HDFC has gone down. Now HDFC has gone down further, and
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has come to the second level. हो सकता है कि स्टेट बैंक में go to the टॉप लेवल। और अगर बुक प्राइस टू बुक में इतना है अंतर बिटवीन आईसीआईसीआई बैंक एंड स्टेट बैंक, तो आप खुद ही लगा लो अंदाज कि कितना रूम है फॉर इट टू मूव अप। Again, none of this is recommendations of any nature. I'm just giving you pointers to think how to look at the markets and how to look at what is happening. ये situation, ये current market का volatility, ये जो current market का phase of uncertainty, इतने सारे चीज जो चल रहे हैं, पोर्टफोलियो जब भी पिटे हुए, जो अपने को चर्निंग किस स्टॉक में अपन चर्न करें, ये मेरा मेन पॉइंट है। ठीक है, सो दैट इज दैट। अच्छा, नाउ आई वांट टू wind down to the final aspect which I wanted to say. Now, every year, जो न्यू ट्रेडर से पहले से जुड़े हुए हैं, उन उनको शायद पता होगा कि मैं एक एनुअल फोरकास्ट इन जनवरी इटसेल्फ आई मेक अ मैप फॉर द होल ईयर, राइट, एंड हाउ द मार्केट विल प्ले आउट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो हर साल की तरह मैंने ये साल में भी बनाया है। ये जो मैंने बनाया है, ये दिस इज अवेलेबल स्पेशली फॉर आवर 2 ईयर सब्सक्राइबर्स। उन लोग के लिए मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाला हूं। इसका अनाउंसमेंट के लिए आप अवेट करिए हमारा ऑफिस से। अगर आप हमारा 2 ईयर सब्सक्राइबर होगा न्यू ट्रेडर का, तो आपको इस इवेंट में बुलाया जाएगा। दिस इवेंट विल नॉट बी अ रिकॉर्डेड इवेंट इन द सेंस कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट है हमारे 2 ईयर सब्सक्राइबर्स के लिए। दैट इज द बेनिफिट यू गेट फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, उसमें मैं आपको एक बात आप सब लोग के लिए एक बोल दूं कि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई मैप हैड शोड दैट द बॉटम ऑफ द ईयर विल बी मेड बाय अर्लीस्ट बाय जनवरी फरवरी। तो जनवरी में एक लो लो तो बन गया, फरवरी 1 तारीख को एक लो बन गया। अगर फरवरी में और भी कुछ लो बनना है तो इसका एक हायर बॉटम रीटेस्ट ही होगा। तो मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि द लो फॉर 2026 हैज प्रोबेबली बीन मेड बाय द निफ्टी। मैं इसमें बिल्कुल गलत हो सकता हूं। गलत होगा तो मैं खुद आऊंगा और आपसे माफी मांग के बोलूंगा कि भाई ये चेंज हो गया व्यू। बट आज के तारीख में मेरे अंदाज से जो मैं मैप बनाते आ रहा हूं पिछले 20 साल से, वेयर मेजोरिटी ऑफ द टाइम, वेरी लार्ज मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट कम्स आउट करेक्ट। और मैंने मेरी टीम को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग को लिंक भी दे देवे जो मेरे पुराने वीडियोस है, जहां पर मैं ये एनुअल फोरकास्ट के बारे में बात कर चुका हूं। आपको एक आइडिया मिलेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस इज प्रोवाइडेड इन दैट। तो उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये 2 ईयर वाला प्रोग्राम में आपको जुड़ने की इच्छा होगा तो प्लीज हमारे ऑफिस से संपर्क करिएगा। एंड देन इफ यू लाइक इट यू कैन टेक अप अ सब्सक्रिप्शन and you will get an invitation to be with this program. So the main announcement that I wanted to make is that the low for the year is in. ये किसके लिए लागू है? This is not for trader. Trader तो रोज ऊपर नीचे lows and highs तो है, but this is of big importance to investors. इन्वेस्टर्स को ये जानकारी रहना बहुत जरूरी है कि लो बन चुका है या नहीं। बहुत लोग अभी बात कर रहे हैं कि फरवरी में नया हाई लग जाएगा, मार्च में नया हाई लग जाएगा। अरे लग रहा है तो लगने दो, अपवर्ड बायस मार्केट है तो लगना ही है, न्यू हाईस तो बनना ही है। बट द पॉइंट इज, इन्वेस्ट मैं न्यू हाई पे कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट मैं ये कर रहा हूँ विद कॉन्फिडेंस कि भाई ये नीचे नहीं जाएगा, मेरा डाउन साइड इज प्रोटेक्टेड। इसीलिए ये कहना मैं और महत्वपूर्ण समझता हूँ कि मार्केट का 2026 का लो बन चुका है। तो इस पॉइंट को नोट किया जाए और आगे अपना इन्वेस्टमेंट को आप प्लान करिएगा। तो आई हैव मोर और लेस सेड व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस एपिसोड। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल से पहले जुड़े नहीं हो तो प्लीज जुड़िएगा। इस वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। आपका कोई कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछेगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। So thank you very much for being here. And with this, I will sign off. Dr. Narayan signing off with the 31st episode of Charts and Beyond. And until we meet again in episode number 32 or in some other videos,
Here is me bidding goodbye to you.